कि आज के संदर्भ में जो राजनीति है देश में, सत्ता में, प्रदेश में, वो किस तरह से हमारे संविधान को, हमारे जो शहीद हैं उनके सपनों को ठीक उलट करके राजनीति चला रही। जो विषय रखा है बड़ा सामयिक विषय है और इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। मेरे साथी वीर सिंह ने इस विषय को खोला है। मैं कोशिश करूंगा कि जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, खासकर भगत सिंह की जीवनी के बारे में, वो तो आप लाइफ में पढ़े ही होंगे। वो कब पैदा हुए, कब उनको फांसी दी गई, कितने साल के थे। उनके परिवार की बनावट के बारे में भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप बिल्कुल जान तो है नहीं जो यहाँ आए हैं, सभी थोड़े आगे बढ़े हुए लोग ही हैं। ये सामान्य जानकारियाँ नहीं होगी। मैं आपसे बात करूंगा भगत सिंह जी के जो राजनीतिक विचार परिपक्वता थी 23 साल की उम्र में, उस पर बात ज़्यादा करेंगे। वर्तमान राजनीति जो चल रही है देश और प्रदेश में, उसका जो मुख्य बेस है, वो बेस है लोगों में फूट डाल के अपना वोट बैंक बढ़ाने का। हिंदुस्तान की जनता को वो वर्ग में नहीं बांट रही है, वो धर्म, जाति, भाषा, इलाके के आधार पर बांट रही है, और बिना कोई काम किए देश में, बल्कि देश को ठीक उलट ले जा रहे हैं। कह तो रहे विकास, कर रहे हैं विनाश। पूरा जो ढांचा खड़ा किया हमारी जनता ने सार्वजनिक तौर पर, उसको तहस नहस कर रहे हैं। देश की एकता और अखंडता भी आज उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, और लगातार उस काम में ये लगे हुए कंसोलिडेट कर रहे हैं। इन चीजों के बारे में भगत सिंह ने क्या कहा था, वो मैं एक बार आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा। ये लोग खुलेआम ये कहते हैं कि हम भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इनको ये नहीं पता खुद हिंदू जो शब्द है वो हिंदी का नहीं, वो विदेशी भाषा का शब्द। उस पर जब लोगों ने सवाल किए, उस कोर्टों में बात हुई, तो अब हिंदू को छोड़ रहे, अब सनातन पा रहे। कितने दिन रखेंगे मैं कह नहीं सकता, लेकिन 100 साल में इन्होंने देश की आजादी में रत्ती भर भी योगदान नहीं है इनका। एक भी आदमी किसी का नाखून भी कटा हो, तो जो आरएसएस में था या जो वर्तमान राजनीति में, मैं नाखून कटने तक की छोटी ही बात कह रहा हूँ, वो भी शामिल नहीं है। देश की छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियों में, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी में, उनमें भी ऐसे लोग साधारण मिल जाएंगे जो जेलों में गए हैं, जिन्होंने कष्ट झेले हैं, जो अंडमान निकोबार तक, काला पानी तक गए हैं, फांसियां सही है, परिवार बर्बाद हो गए, लेकिन इनके पास नाम लेने के लिए एक भी नहीं है। केवल एक सावरकर को लेके आते हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है किस ढंग से है। शुरुआती 10 एक साल तो मैं भी मानता हूँ कि उनके कष्ट के जीवन के रहे अंडमान निकोबार, जब वो रहे सेलुलर जेल में। उसके बाद आने के बाद तो सारा ही तो जीवन उसका अंग्रेजों की सेवा में गया। मतलब उस समय में 40 रुपए सैलरी होती थी डीसी की, और उसने माफी मांगने के बाद जो पेंशन बनी सावरकर की, वो 60 रुपए, और ये इसको वीर बताते हैं, नाम जोड़ दिया आगे वीर। वो कितना वीर है मैं ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करूंगा, पर ज्यादा भगत सिंह पे ही बात करेंगे। एक तो ये बात है साथियों कि ये देश किसी एक धर्म जाति का नहीं। हमारा देश जब आजाद हुआ, संविधान बना, तो ये संघ है, राज्यों का राज्य है। उन राज्यों की अपनी विशेषताएं हैं, उनके अपने रीति रिवाज हैं, अपने खान पान है, अपने पहनावे हैं।
दूसरा सवाल ये है कि आज के माहौल में जिस ढंग का सांप्रदायिक वातावरण इन्होंने पैदा कर दिया, और ये कहते हैं कि सारी समस्याओं का जो जड़ है भारत में वो मुस्लिम है। देश के आधार पर एक कृत्रिम दुश्मनी इन्होंने खड़ा कर दिया जो है नहीं, और ज्यादातर लोगों को ये जता दिया कि हमारी जो बचपन से जिस ढंग से पालन पोषण है ना, तो बहुत चीजें वो ऐसी हैं कि इनको वो खाद पानी का काम दे रही है। हम इनकी बातों को बिना पढ़े, बिना जांच पड़ताल करे, बिना तर्क किए, बिना आलोचना करके मान लेते हैं। और इनके पास मीडिया है, अब तो फिल्में बन गई, इनकी फिल्में प्रचार का माध्यम और दंगों का माध्यम बन गई। ये छावा फिल्म आई है अभी, नागपुर में दंगे करवा दिए। तो ये इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने राज को करने के लिए। लेकिन एक सवाल हम पर खुद नागरिक हैं, लगभग 26-27 करोड़ मुस्लिम होंगे इस देश में। क्या 26-27 करोड़ लोगों को देश निकाला दिया जा सकता है? और कौन देश शरण देगा इतने लोगों को? एक दो आदमी को राजनीतिक शरण देना मुश्किल है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को भारत ने शरण दे रखी, वो सवाल का निशान बना हुआ है। क्या 27-28 करोड़ को कोई देश शरण दे सकता है? ऐसा धरती पर कौन सा देश है जो इतने लोगों को रख सकता है? उनकी अपनी आबादी नहीं है इतनी, छोटे छोटे देश हैं यूरोप में। दूसरा सवाल यह है कि क्या इतने लोगों को मारा जा सकता है, खत्म कर दें? आज के इस सभ्य समाज में ये भी संभव नहीं। तो ये दोनों इम्पॉसिबल बातें हैं, फिर भी ये टारगेट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये राज करने की सीढ़ी है इनकी। वोट बिना काम किए कंसोलिडेट हो रहा है। आज यूथ के लिए रोजगार नहीं है, सरकारी ढांचा बचा नहीं, कानून व्यवस्था बची नहीं, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है, खेती बाड़ी का विनाश हो गया है, उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं, किसान वैसे ही नहीं उठे थे। देश में जो आंदोलन चला 13 महीने, 700 किसानों की शहादत है, वो क्या कह रहे थे? क्या वो मोदी की कुर्सी मांग रहे थे या मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी मांग रहे थे? क्या वो टिकट मांग रहे थे एमपी एमएलए की? वो ये कह रहे थे कि हमारी जमीनें हैं, ये सुरक्षित रहनी चाहिए। खेती और नस्ल बनाने का नारा निकला उस आंदोलन से कि खेती बचाओ नस्ल बचाओ, वो वैसे ही नहीं निकला। और वो अपने देश की राजधानी में बात कहने जा रहे थे, कहीं विदेश नहीं जा रहे। इतना डर क्यों लग रहा है आज की सत्ता को किसानों से, मजदूरों से, कि उनको जाने नहीं देते राजधानी में? जगह जगह खाइयां खोद दी, दीवारें बना दी, डंपर खड़े कर दिए, सलाखें गाड़ दी, तारें लगा दी, गोले बरसाए आंसू गैस के, पानी की बौछारें कर दी, और जरूरत पड़ी तो गोलियां भी चलवा दी। लेकिन दिल्ली उनको नहीं जाने दिया। वो एमएसपी की मांग कर रहे हैं ना। ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं सारी जमीन कारपोरेट पे जाए, उनके बड़े बड़े लाखों एकड़ के फार्म हाउसेज, और आप वहां मजदूरी करें। हिंदुस्तान के किसान वहां सस्ते मजदूर हों, हिंदुस्तान के अनपढ़ बच्चे रह जाएं, शिक्षा तहस नहस हो जाए, उनके कारखानों में वो सस्ते मजदूर का काम करें। ये नई शिक्षा नीति में इन्होंने प्रबंध कर दिया है, वो ढांचा भी बदल दिया और विचार भी बदल दिया। मैं ज्यादा शिक्षा पे नहीं जाऊंगा, केवल मोटी बात कह रहा हूं कि ढांचा बदल दिया जो स्कूलों का था। अब स्कूली शिक्षा 12 साल की नहीं है, 15 साल की हो गई। शिक्षा महंगी हो गई है, शिक्षा का सांप्रदायिकरण कर दिया है, पाठ्यक्रम बदल दिया। पूरे पाठ्यक्रम से जो मुगल काल है या मध्य काल कह सकते हैं, उसको निकाल दे। पूरा ढांचा है, मेरा सिर छोड़ दो, टांगे छोड़ दो, धड़ अलग कर दो, क्या मेरी शक्ल एक मानव की रह जाएगी? अगर हमारे इतिहास में से 600-700 साल का इतिहास गायब करते हैं ये, तो जो बच्चा इतिहास पढ़ेगा, क्या वो पूर्ण बच्चा होगा इतिहास को समझने वाला? क्या वो अधूरे व्यक्तित्व वाला बच्चा नहीं होगा?
एक तो प्राचीन काल का पता है, एक आधुनिक का, बीच का उसको पता ही नहीं है। वो सारा काल निकाल दिया पाठ्यक्रम से, वैज्ञानिकों को चुन चुन के निकाल दिया। चार्ल्स डार्विन का जो विकास का सिद्धांत है कि जीव की कैसे उत्पत्ति और जीव का कैसे मनुष्य के रूप में, एक कोषीय जीव से और मनुष्य के रूप में उसका परिवर्तन हुआ है, उसको निकाल दिया कि इसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? अगर वो साइंटिफिक सिलेबस रहता है तो इनके फांस में नहीं आएंगे बच्चे। उसको पता होगा कि बच्चे का विकास के जन्म कैसे होता है। वैसे तो अपना समाज भी घना भला नहीं, हमारे जो घर समाज है वो अंधविश्वास के कारखाने हैं। कोई माँ बाप ये नहीं बताएगा, मैं पूछ लूँ कि मैं कैसे पैदा हुआ, तो ये नहीं कहेंगे भाई माँ बाप के मिलन से बच्चे पैदा होते हैं। झूठ बोलते हैं, भाई तू आकाश से गिर गया, हमने ओट लिया, पाड़ दिया, गली में नून पे गया था, उसके बदले में तू ले लिया हमने। मतलब गलत धारणाएं बहुत है समाज में, उनका हम आलोचना विरोध नहीं करते, वैज्ञानिक ढंग से नहीं सोचते। इनको कैसे आदमी चाहिए? इनको जय जय करने वाले चाहिए, मोदी मोदी हर मोदी घर घर मोदी, ऐसे करने वाले चाहिए, तर्क से नहीं। इनको कुंभ में जाने वाले लोग चाहिए, इनको कांवड़ लाने वाले लोग चाहिए। और फिर झूठा प्रचार कितना करते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। कुंभ का जो गंगा नदी के तट पर संगम बनता है वो 12 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा, तो वो 12 वर्ग किलोमीटर हो गया। एक आदमी को 4 वर्ग फुट जगह चाहिए बैठने या खड़ा होने के। उस 12 वर्ग किलोमीटर को 4 वर्ग फुट से अगर हम भाग देते हैं तो 70-80 लाख से ज्यादा आदमी वहां नहीं समा सकते भीड़ होने के बाद। और इनका मीडिया प्रचार क्या करता है, आज 4 करोड़ ने डुबकी लगा ली, आज 5 करोड़ ने डुबकी लगा ली। और दूसरी बात यह है कि वहां केवल डुबकी लगाने थोड़ा जा आदमी वहां रहेगा, वो सुबह फारिग भी होगा। दिल्ली में 4 करोड़ आदमी नहीं रहते, पूरे हरियाणा में कितनी आबादी है अपनी? 2.5 करोड़। नई जनगणना हुई नहीं है, इन्होंने करानी चाहिए थी। 2021 में 25 हो गया, पता नहीं कराएंगे कि नहीं कराएंगे, क्योंकि लोगों को सही जानकारी तो देनी नहीं है। इतने बड़े हरियाणा में अपने घर बने हुए हैं, शहर बसे हुए हैं, गांव बसे हुए हैं, तब जाके हम सुबह फारिग होते हैं। वो एकले गंगा के तट पर इतने लोग कहाँ टट्टी पेशाब करते होंगे? 4 या 5 करोड़। और नहाते हैं ना, तब क्या उस गंगा में पेशाब नहीं जाता? आदमी जब नहाता है तो हाजत वैसे ही हो जाती है, पेशाब की बाल्टी जब सामने आती है। और नहा के देख लो अपने जोड़ में, नदी में, नाले माड़ है, तो वो पानी साफ रहता है कि नहीं रहता? नहाने योग्य पानी रहता है क्या गंगा का? जो हमारे घरों में नलों में पानी आता है उससे भी गंदा पानी है। और वैज्ञानिकों ने बता दिया कि ये नहाने और पीने के योग्य नहीं, इसमें बैक्टीरिया, वायरस। उन वैज्ञानिकों के शोकाज नोटिस जारी कर दिए कि तुम गलत कह रहे हो, ये हमने जांच करा लिया, ये नहाने और पीने के योग्य पानी है। इस तरह के भगत चाहिए, उन पर फूल बरसाते हैं। इस तरह के युवा चाहिए जो भीड़ है, जिसका दिमाग नहीं है, केवल जय जयकार के नारे लगाने वाले। इनसे सवाल कर दे कोई, इनसे पूछ ले, वो बर्दाश्त नहीं होता। और 11 साल का कार्यकाल हो गया मोदी ने, कभी प्रेस के सामने सवाल का जवाब नहीं दिया है, कोई संवाददाता सम्मेलन नहीं किया, केवल मन की बात करता है अपनी। एक तरफा संवाद, एक तरफा संवाद तो संवाद होता ही नहीं, एकालाप हो। संवाद तो वो जो आप असमापा दोनों आमने सामने वाला मिलके बात करें, मैं आपको भी मौका दूं और आप मेरे को भी मौका दो। इस तरह की व्यवस्था ये कर रहे हैं। क्या भगत सिंह ने भी ऐसा ही सोचा था? भगत सिंह ने, मैं क्या बताऊं कि ऐसे विरले ही पैदा होते होंगे दुनिया में। अब इतने आदमी हैं, हमारे जैसा बच्चा आदमी पैदा हुआ होगा, लेकिन अलग अलग कैपेसिटी है।
23 साल की उम्र में दुनिया के हर भाषा के जो 300 ग्रंथ है ना, जिनमें क्रांति की कहानियां हैं, प्रगतिशील लेखन है, वो उसने पढ़ दिया। मार्क्स को पढ़ा, उसने लेनिन को बहुत ज्यादा पढ़ा, गोर्की को पढ़ा, टोल्स्टॉय को पढ़ा, इटली के क्रांतिकारियों को पढ़ा, फ्रांस के क्रांतिकारियों को पढ़ा, और बहुत प्रगतिशील साहित्य उसने पढ़ा। और पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि वो पढ़ा कोई अच्छा था, वो लेखक भी बहुत अच्छा था। 400 पेज की तो डायरी है भगत सिंह की जेल की, वो बाद के लेखकों ने, उसके साथ के जेल वालों ने लिखी है। शिव वर्मा की ये संस्मृतियां, खुद भगत सिंह के लेख हैं। मैं नास्तिक क्यों, युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाम पत्र, सांप्रदायिक दंगों का इलाज, जब तो वो जेल में भी नहीं थे और बहुत ही व्यस्त भी नहीं हुए थे, ये लेख तो कीर्ति में तब छप गया था उनका कि सांप्रदायिक दंगों का क्या इलाज है। तो भगत सिंह ये मानते थे कि मनुष्य मनुष्य सब बराबर हैं, जातिवाद के कट्टर विरोधी थे, और जेल का उनका उदाहरण है। उनका जो सेवा करता था, सेवादार सफाई करता था कोठड़ी की, उससे बहुत प्यार करते थे। और अंतिम जब फांसी का उनका आदेश हुआ तो ये हो गई भाई क्या इच्छा है, तो उसने कहा कि मैं आपके हाथ का खाना खाना चाहता हूँ, आप बना के लाना। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 24 मार्च की बजाय 23 मार्च को ही फांसी दे दी, एक दिन पहले। और वो जो उनका सेवादार खाना लेके आया था भगत सिंह, वो खाना खा नहीं पाया। सांप्रदायिकता के कट्टर विरोधी थे भगत। उन्होंने सांप्रदायिकता के दंगों का इलाज बताया अपने लेखों में। उन्होंने सांप्रदायिकता के दंगों का इलाज बताया कि राजनीति को धर्म से अलग कर दो, राजनीति का धर्म का कोई संबंध नहीं है। हमारे वर्तमान शासक क्या कहते हैं कि हम धर्म आधारित राष्ट्र बनाएंगे। आजादी की अपनी जो लड़ाई लड़ी गई, उस लड़ाई में जब संविधान बना और भारत कैसा देश होगा, उसमें स्पष्ट कहा उन्होंने। बहुत बहस हुई संविधान बनाते हुए, उसमें सभी तरह के रिप्रेजेंटेटिव थे, जनता के रिप्रेजेंटेटिव थे, राज्य रजवाड़ों के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, हिंदुओं के मुस्लिम के भी रिप्रेजेंटेटिव थे। किसी ने कहा अल्लाह के नाम से शुरू कर दो संविधान को, किसी ने कहा भगवान के नाम से कर दो शुरू, किसी ने कहा ओम के नाम से शुरू करो। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा कि ये तीनों ही गलत होंगे, इसको शुरू करो हम भारत के लोग। और हम भारत के लोग का मीनिंग क्या है कि भारत के सभी लोग जो इस धरती पर पैदा हो गए, चाहे वो किसी धर्म का है, किसी जाति का है, किसी रंग का है, कोई भाषा बोलता है, किसी इलाके में रहता है, चाहे चोटी बड़ी रखा है या नहीं रखता, दाढ़ी रखता है या नहीं रखता, पग बांधता है या सिर फुल्ला रहता है, मर्जी है उसकी, वो सभी लोग भारत को एक लोकतांत्रिक संपूर्ण अपनी मर्जी का मालिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राष्ट्र बनाएंगे। तो भारत बना धर्मनिरपेक्ष, और उसी समय में मैं लोकल